हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लेजेंडरी सिस्टम के नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे थे, लेकिन उसका अभी नेक्स्ट पार्ट आया नहीं है। इसलिए मैं न्यू मानवा को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मानवा को भी बहुत पसंद करोगे। और भाई लोगों, थोड़ा सपोर्ट करो यार, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और वीडियो अपलोड करने के बाद जब वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, यानी कि व्यूज नहीं आते, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। लेकिन एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ, आज नहीं तो कल वीडियो चल ही जाएगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो मुझे वीडियो बनाना बंद करके कई मजदूरी करने जाना पड़ेगा। वेल, छोड़ो मेरा दर्द दुख, तो आप इस मानवा को एंजॉय करो। आज मैं तुम लोगों को जिस मानवा के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे परफेक्ट कहना गलत नहीं होगा। इसकी कहानी से लेकर आर्टवर्क तक सब कुछ टॉप नॉच है। इसमें सोलो लेवलिंग की तरह गेट्स, डेंजन और हंटर्स है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसका एमसी यानी हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत तक नहीं होती। वह एराइन के हंटर्स को अपने जूतों के नीचे रखता है। इतना ही नहीं, ड्रैगन और बहुत से डेमन जैसे ही उसका नाम सुनते हैं वो बिना लड़े ही डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन अपना हीरो पिछले जन्म में एक मजदूर था जो बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मर गया, इसलिए ज्यादा काम भी मत किया करो भाई लोगों। वेल, सवाल ये है कि हमारा हीरो इतना पावरफुल कैसे हुआ। चलो जानते हैं आगे। वीडियो में एपिसोड की शुरुआत में वही स्टोरी खुद ही बताता है। इस स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट को, जिसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास का नजारा देखता है, जहाँ पर एलईडी और लाइट बल्ब की जगह मोमबत्तियां और झूमर टंगे होते हैं। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो हमारे अर्थ के सिविलाइजेशन से बिल्कुल ही अलग है। उनकी टेक्नोलॉजी भी हम लोगों से काफी पीछे है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के मन में बस यही बातें चल रही होती है और वो सोच रहा होता है, अगर मेरी पिछली लाइफ देखी जाए तो ये वाली लाइफ उसके हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में अनाथ था और ज्यादा काम करने की वजह से मर गया। और ये चीज मैं एक और रीजन से कह सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो मेरी मॉम है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो अपनी कहानी बता रहा होता है कि वो कैसे होली नाइट किंग बना। वो जब 3 साल का था तब वो पहली बार अपनी खिड़की के बाहर से वर्ल्ड को देखता है और वो बाहर की दुनिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया काफी सालों बाद देख रहा है। तभी वहाँ पे उसकी नैनी आ जाती है, क्योंकि उसको तुरंत ही खिड़की से दूर कर देती है, बच गई। अगर यंग मास्टर को कुछ हो जाता तो लॉर्ड ग्रेंट योक मेरी जान ही ले लेते। और तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि उसकी फैमिली इस किंगडम की बहुत ही ज्यादा जानी मानी फैमिली है और उनका यहाँ पे रोला चलता है। वो लायन हड किंगडम के द ग्रैंड ड्यूक ड्रागोनिया का बेटा है। जब वो 8 साल का होता है तब उसको अपनी पहली स्वॉर्ड मिलती है। वो तलवारबाजी सीखने वाला होता है, क्योंकि उसे किंगडम का एक बहुत ही ज्यादा जाना माना नाइट बनना है और उसको ट्रेन करने के लिए ही उसके फादर होली नाइट सर गोथिक को बुलाते हैं। गोथिक सबसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है। एमसी कहता है, प्लीज सर मेरा ख्याल रखिएगा। डे नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वो 14 साल का हो चुका होता है और गोथिक उसको ट्रेन कर रहा होता है। इसी वजह से वो पत्थर खींचने की कोशिश कर रहा होता है और पत्थर को लेकर दौड़ना ही उसकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। हम लोगों को होली नाइट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है और यही उसका भी टारगेट होता है। वो होली नाइट के साथ साथ गॉड का चूजेन वन भी बनना चाहता है, ताकि वो होली वाटर को पी पाए। और ऊपर से वो ग्रैंड ड्यूक ड्रैगनिया का बेटा है, तो अगर उसको अपने फ्यूचर में फादर की बराबरी करनी है तो उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, लड़ता है, गिरता है और फिर लड़ता है, लेकिन हार नहीं मानता। हम लोग देखते हैं वो 16 साल का हो चुका होता है और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती है। वो दुनिया भर में घूम रहा होता है ताकि उसको गॉडेस के एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए एक मौका मिल पाए। वैसे तुम्हें गॉड से एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगी? हम बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा नाम कमाकर और अच्छे काम करके। हम लोग देखते हैं जहाँ जंगल में वो टहल रहा होता है वहीं पर ही उसको आग दिखती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक छोटा सा विलेज होता है। वहाँ पे ऑक्स की फौज ने हमला किया होता है और सब लोगों को घेरा हुआ होता है। एक सेकंड, यहाँ पे ग्रूट क्या कर रहा है? हाँ, वही मार्वल वाला। वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो हार मान चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्स के नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं। वो बस और बस गॉड से मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन लोगों की जान बचाने हमारा एमसी पहुँच जाता है। ओए तुम दुष्ट ऑक्स, आखिरकार तुम्हारी हमारे किंगडम की टेरिटरी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? वो ऑक्स के लीडर को तुरंत ही 2 हिस्से में काट देता है और वहाँ पे आतंक मचा देता है। वो ऐसे ही काम करता रहता है और उसके बाद वो गॉडेस से मिलता है। गॉडेस उसको कुछ देती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, वैसे हमारे एमसी का नाम है लियोन ड्रैगोनिया। हम लोग देखते हैं इतनी साल की मेहनत के बाद वो आखिरकार होली नाइट बन ही जाता है और उसके बाद वो ऑक्स को मारता है, गोब्लिन्स को भी मारता है और एविल गॉड का भी खात्मा करता है। वो एक नरसंहार मचा देता है जिसमें उसने मारे होते हैं करीब 7 लाख मॉन्स्टर्स और उसके बाद उसको किंगडम का सबसे महान नाइट बना दिया जाता है, किंगडम का राजा। और फिर जब वो 35 साल का हो जाता है तब उनके किंगडम का जो किंग होता है, जो कि एक डेमी गॉड भी था, उसका स्वर्गवास हो जाता है और उसको एक वॉर में आर्क डेमन ने मारा था। अब इधर सिर्फ और सिर्फ ऑक्स और गोब्लिन्स ही आते थे और अब डेमन भी आने
आने लगे हैं। इसी वजह से उन लोगों को गॉड्स में विश्वास रखना पड़ा और किंगडम को एक राजा की जरूरत थी, तो गॉडेस ने उसी को ही राजा बना दिया और वो अपनी बॉडी के अंदर अपने किंगडम का सीक्रेट ट्रेजर भी रखता है, जो कि होता है लायन हार्ट। इसी के साथ वो लायन हार्ट किंगडम का किंग बन जाता है। और देखो यार, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इस वर्ल्ड में ह्यूमन की एज कुछ अलग ही तरीके से चलती है। यहाँ पर ह्यूमंस की एज कई 100 सालों तक बढ़ती तक नहीं है। हम लोग देखते हैं जब लियोन 80 साल का हो चुका होता है, तब ह्यूमंस और रॉक्स के बीच में ग्रेट वॉर छिड़ जाती है और कुछ गोब्लिन्स भी शामिल होते हैं, जो कि आर्क डेमन को जिंदा कर देते हैं। मतलब सच में यार, इसका कैरेक्टर डिजाइन देखो कितना बढ़िया लग रहा है। शक्ल में मत जाना, कैरेक्टर डिजाइन पर जाना। देन हम लोग देखते हैं वो 96 साल का हो चुका होता है, तभी जो उसके किंगडम के अंदर एम्परर था वो 30 लाख लोगों की बलि दे देता है और कैपिटल के अंदर लॉर्ड ऑफ कियोस को जिंदा कर देता है। देन लियोन अपने नाइट्स को उठाता है और एम्पायर में चला जाता है, बट वो एम्पायर को खत्म होने से नहीं बचा पाता। हर जगह लाशें ही लाशें बिछी होती है और वो बहुत सारे अपने लोगों को खो देता है, बट वो फिर भी दुनिया के बचे कुछ नाइट्स को इकट्ठा करता है और उनसे एक आर्मी बनाता है। वही होती है उन लोगों की आखिरी उम्मीद। वो उन सभी के सभी लोगों को मोटिवेट करता है और वॉर के लिए निकल जाता है। उनकी वॉर कई सालों तक चलती है। वो करोड़ों डेमंस और डेविल से लड़ते हैं। वहाँ के सिविलियंस तक मैदान में उतर चुके होते हैं और चारों तरफ तबाही तबाही मची होती है, लेकिन फिर भी लियोन हार नहीं मानता और वो अकेले दम पर ही कई सारे डेमंस और आर्क डेमंस को मारता है और एक होली नाइट की असली ताकत दिखाता है। वो कई 100 सालों तक लड़ता रहता है, वो भी अकेले दम पर, और वो आखिरी गेट भी तोड़ देता है ताकि वो डेमंस यहाँ से भाग ना पाए। तुम हरामखोर डेमंस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फंसा हूँ? नहीं, जो फंसे हो वो हो तुम। अब मैं एक एक का खात्मा कर दूंगा। और ऐसे ही 300 साल बीत जाते हैं और वो सारे के सारे डेमंस को मार देता है, यहाँ तक कि द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगेस्ट ऑक डेमन को भी। हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे एक गेट खुलता है जिसमें से कुछ ह्यूमंस आते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? एक सेकंड, क्या उस आदमी ने आर्क डेमन को एक ही स्लैश में मार दिया? हम लोग देखते हैं वो लोग लियोन की ही बात कर रहे होते हैं। लियोन उनसे कह रहा होता है, तुम लोग हार नहीं मान सकते, डरो मत, उठो और लड़ाई करो। उनमें से एक लड़की पूछती है, आखिर तुम कौन हो? लियोन कहता है, मैं हूँ किंग लायन आर द नाइट ऑफ ग्लोरियस नाइट्स और होली टेम्पल की गॉडेस का एक एजेंट लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट। वो सब तो ठीक है यार, ये सब चीजें ये वैसे भी तो बता सकता था, नेकेड होकर बताने की जरूरत थी। वो लड़की उसको नेकेड देख के चौंक चुकी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो देख रही है। क्या मतलब उसको मजा आ रहा है? लेकिन जो भी हो, अब जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो 300 सालों बाद अर्थ में वापस जाएगा अपने असली घर में। अब नाइट किंग वापस आ चुका है। दे नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि वो जगह पर अर्थ के लोग कैसे पहुंचे। हम लोग देखते हैं अर्थ में सोल का सीन, जहाँ पर भी शहर में एक गेट खुला होता है और वो जो गेट की रैंक होती है वो इमेजरेबल होती है और कोरिया के साथ साथ इस गेट को हैंडल करने की रिक्वेस्ट भेजी जाती है, लेकिन सारी रिक्वेस्ट फेल हो जाती है क्योंकि इस गेट की डिफिकल्टी अननोन है। तो फिर कोरिया गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं बचता। वो कोरिया के हंटर ऑर्गेनाइजेशन को उस गेट के अंदर भेज देती है और जब वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, वो लोग क्या देखते हैं? एक नेकेड आदमी जिसने कि सारे डेमंस और डेविल्स को अपने ही दम पे खत्म कर दिया है। और ये सब चीजें उसी लड़की के ख्वाबों में चल रही होती है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बैठी है। और ये कोरिया हंटर एसोसिएशन के एसोसिएट मैनेजर है, इसका नाम है हान हैरी। और वो जो दूसरा आदमी होता है वो यक हेड मैनेजर है, इसका नाम है किंग जिनसु। वो पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हैरी कहती है, वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। जिनसु कहता है, वैसे करेगा भी कौन, क्योंकि वो एक ब्लैक रैंक का गेट था और उसमें भी डेमंस के साथ साथ द ग्रेट डेविल भी था। अगर हम लोग दुनिया के सारे गिल्ड्स के साथ उसके अंदर चले भी जाते हैं, तब भी उससे बाहर आना बिल्कुल ही असंभव था। लेकिन असलियत में हुआ क्या? वहाँ पे हम लोगों को कहीं से एक आदमी मिला और उसने अकेले दम पर ही उन सभी लोगों को खत्म कर दिया। देन हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो तुम सर्वाइवर हो है ना? जिनसु कहता है, हाँ, सर्वाइवर फ्रॉम अदर वर्ल्ड। देन हम लोगों को बताया जाता है यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बताता है 30 साल पहले इस अर्थ में गेट्स खुलना शुरू हुए हैं और उन सभी गेट्स में कुछ सिमिलैरिटीज थी, जो कि ये थी कि वो गेट्स दूसरी दुनिया से भी कनेक्टेड थे। कुछ ऐसी दुनिया जो कि तबाह हो चुकी है और कुछ ऐसी भी जो कि तबाही के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और कुछ वक्त ऐसा आता है जब अर्थ में कुछ सर्वाइवर्स आ जाते हैं जो कि वो फेनोमेनन को सर्वाइव कर चुके होते हैं और वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ भी लाते हैं जो कि उन लोगों ने डेमन रेलम में कमाई है। और इसी वजह से जैसे ही सर्वाइवर के बारे में गवर्नमेंट्स को पता चलता है तो सर्वाइवर को अपनी तरफ करने के लिए अपनी जी जान तक लगा देती है। अब हम लोगों को भी कुछ भी करके उसको अपने साइड करना ही होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब हद से ज्यादा। क्योंकि यहाँ तक कि ये ए रैंक हंटर भी जब हाई रैंकिंग डेमन से लड़ता है तो अपनी जान तक खतरे में डाल देता है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है ग्रेट डेविल की। इस बंदे ने ग्रेट डेविल को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। ग्रेट डेविल
डेविल एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे बड़े बड़े एस रैंक हंटर्स भी डरते हैं। और इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ उसको मारा ही नहीं बल्कि उसको ये भी बता दिया कि असली बाप कौन है। लेकिन अभी मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है वो है कल्चरल डिफरेंस की, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा था वो शायद से दूसरे वर्ल्ड में कोई रॉयल्टी है। हैरी कहती है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। मुझे तो एटलीस्ट ऐसा ही लगता है। पर तभी लियोन इंटरव्यू के बीच में चिल्लाता है, तुम नीच इंसान। और उसके चिल्लाने की वजह से जो वहाँ पे ग्लासेस लगे होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो ग्लासेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो मॉन्स्टर तक की स्ट्रेंथ को झेल सकते हैं। लियोन इंटरव्यूअर को लगातार लेक्चर दे रहा होता है कि उसे तमीज में कैसे रहना चाहिए। और फिर 15 मिनट हो जाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है अब वो शांति से बैठा होता है। वो सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर कई सालों बाद आया हूँ। असल में मैं बड़ा तो यही हुआ था, लेकिन मैं एक ऑर्फन था और अनाथ होने की वजह से मुझे ये काम करना पड़ता था। मैं अपने 20 में ही मर गया, वो पता है किस लिए? बहुत ही ज्यादा काम करने की वजह से। हालांकि मेरी मौत इतनी गंदी हुई, लेकिन उसके बाद मैं दूसरे वर्ल्ड में रिनकार्नेटेड हुआ और उस वर्ल्ड में नाइट किंग बन के करीब 100 सालों तक राज किया। और फिर मैंने डेमन ड्राम को भी कॉन्कर कर लिया। मैं करीब 200 सालों तक डेमंस का खात्मा करता रहा, तो टोटल हुए 300 साल। इसका मतलब मैं 300 सालों बाद अर्थ में वापस आया हूँ। चलो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि इतने टाइम बाद भी मेरे पास यहाँ की कुछ न कुछ मेमोरीज तो हैं ही। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं इसी वर्ल्ड का हूँ तो उससे मुझे कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनको बताऊंगा क्या कि मैं एक लेबर था, वो मेहनत करते करते मर गया। नहीं, इससे अच्छा मैं ये बताऊं कि मैं दूसरे वर्ल्ड में एक नाइट किंग था जिसने करीब 300 सालों तक राज किया। इंटरव्यूअर कहता है, लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट आप कहाँ खो गए? लियोन कहता है, मुझे महाराज बुलाओ। वो इंटरव्यूअर चौंक जाता है, लेकिन फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और उसको महाराज बुलाने लगता है। लियोन उसको एनालाइज कर रहा होता है, वो मेरी बात मान रहा है तो क्या वो इस वजह से है कि वो एक अच्छा इंसान है? नहीं, मेरे हिसाब से बात कुछ अलग ही है। शायद से उसके ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट का प्रेशर है, क्योंकि वो मेरे जैसे सर्वाइवर को जाने नहीं दे सकता। इंटरव्यूअर कहता है, वो जो ब्लैक गेट था, मेरा मतलब आपकी दुनिया, वहाँ पे हम लोगों के हंटर्स पहुँचे और फिर आपने वहाँ के सारे डेमन को अपने ही दम पे हरा दिया। मैंने सही कहा ना? लियोन कहता है, हाँ, लेकिन तुमने ये चीज मुझसे दोबारा क्यों पूछी? क्या तुम ये चीज भूल गए थे? मैंने उन सभी के सभी डेमंस को मार के नाइट्स के ऑनर को प्रोटेक्ट किया और तुम भूल गए। अगली बार से मुझे ये गलती नहीं चाहिए। जब भी तुम मेरे सामने बैठोगे अपने कान और दिमाग खुला रखना। वो इंटरव्यूअर के पसीने तक छूट जाते हैं, क्योंकि उसको भी पता होता है कि उन दोनों के बीच का कल्चरल डिफरेंस कितना ज्यादा है। देन लियोन को भूख लगती है, वो इंटरव्यूअर से खाना मांगता है। इंटरव्यूअर बिल्कुल भी देर नहीं करता और बहुत ही जल्द से खाने का ऑर्डर कर देता है। लियोन जैसे खाने को देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि ये जो खाना था ये वो तब खाया करता था जब वो अपनी पिछली जिंदगी में यहाँ पे लेबर हुआ करता था और वो उसका फेवरेट फूड था और अभी भी उसको ये खाने का मन कर रहा होता है। लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से अपनी लाल टपकने से रोकता है और इंटरव्यूअर से पूछता है, ये क्या है? इंटरव्यूअर कहता है, इसे सल्टन कहते हैं, ये सभी आम लोगों का फेवरेट फूड है। तभी लियोन गुस्से में आकर दोबारा उस मेज को तोड़ देता है। तुम नीच आदमी, आखिर तुम मेरा नाम खराब करने पे क्यों तुले हो? तुम्हें एक रॉयल को आम इंसानों का खाना देने की कैसी हिम्मत हुई? क्या तुम्हारा किंगडम दूसरे किंगडम के राजाओं के साथ ऐसे ट्रीट करता है? मैं हूँ लियोन ड्रैग नियर लायन हार्ट, रॉयल फ्रॉम अदर वर्ल्ड, प्रॉक्सी फॉर द गॉड्स, गार्जियन ऑफ द होली ग्रेल और ओनर ऑफ द होली ब्लेड एंड स्पीयर। यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो वहाँ से चला जाता है, लियोन सोच रहा होता है, ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मैं इतना बड़ा आदमी था, मैंने मेलियस को हराया जो कि 23 ग्रेट डेविल के साथ साथ लॉर्ड ऑफ कियोस भी था। मैंने डेमंस की आग में मेसेस को हराया जो कि ऑलरेडी लाखों डेमंस को मार चुका था। मैं 300 साल की ग्रेट वॉर का एक साक्षी हूँ और आखिर में मैं वहाँ वापस आ गया जहाँ पे मैं पिछली लाइफ बिलोंग करता था। इस दुनिया में कोई भी रिलीजन नहीं है, मुझे रॉयल होने के नाते उसको स्टेबलाइज करना होगा। देन उसका दूसरा खाना आ जाता है तो उसको वो खाने लगता है। हैरी कह रही होती है, आखिरकार इनको कुछ तो पसंद आ ही गया। वैसे भी ये जो 20 स्टिक खा रहे हैं ये काफी पुरानी डिश है और वो जो इनके पास रेड वाइन है वो भी 1993 की है। जिनसू कहता है, हैरी तुम उनसे बात करो जाकर। हैरी चौंक जाती है, क्या मैं करूँ? मुझे तो हिस्टोरियन लैंग्वेज आती ही नहीं है। जिनसू कहता है, नहीं जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा क्योंकि उसने तुम्हें एक बार ब्रेव कहा था। जिनसू उसके पास चली जाती है, महाराज खाने के बीच में आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। लियोन कहता है, ओ तो तुम तो वो शॉर्ट्स मैन हो है ना, बैठो बैठो। वो लोग कैमरे की नजर में होते हैं। हैरी अपनी टीम मेंबर्स को थम्स अप दिखा देती है। वो लियोन से पूछती है, वैसे आपको खाना कैसा लगा? लियोन कहता है, उतना भी बुरा नहीं था, लेकिन मैं उसके लिए सैफ की तारीफ जरूर करूंगा। और हाँ, मैं तुम लोगों को खाने की वजह से परेशान नहीं कर रहा था। उसका रीजन ये है, मैं तुम लोगों को परेशान कर रहा था तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे नेशन की रॉयल्टी के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। हैरी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवकूफ थी जो मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। लियोन कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? हन करके
कुछ ना। वो कहती है हाँ हैरी। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन हैरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होता है, जो कि होता है लियोन को हंटर एसोसिएशन में ऐड करना। लेकिन हैरी जानती है कि इससे वो गुस्सा हो जाएगा, इसी वजह वो उसे कहती है अगर आप मुझे रॉयल परमिशन दे तो आज से आपकी सारी चीजों का त्याल साउथ कोरियन गवर्नमेंट रखेगी। हैरी वो सब कुछ करेगी जो कि लियोन को उनके साथ शामिल करने के लिए लगेगा। लियोन कहता है जो भी हो, हालांकि मैं दूसरी दुनिया में हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ऑनरेबल नाइट हूँ, तो मैं बैटल शील्ड तक ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। मैं सिर्फ लड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। हैरी खुश हो जाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हंटर एसोसिएशन से जुड़ जाएंगे? लियोन कहता है मेरी बात पूरी सुनो, देखो सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन एक किंग दूसरे नेशन के मिलिट्री का एक सोल्जर नहीं बन सकता। मैं इस दुनिया में एक न्यू नाइट्स ऑर्डर का निर्माण करूंगा। हैरी कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय उसके बात मानने के, तो उसकी बात मान जाती है और वो हायर अप को कांटेक्ट करवा लेती है। फिर वो बाहर आके जिनसू से पूछती है तो बताओ उन्होंने क्या बोला। जिनसू कहता है तुम्हें क्या लगता है वो क्या ही बोलेंगे, वो उसको अपनी वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि लियोन किसी दूसरी कंट्री का पार्ट बने, इसीलिए वो सब कुछ करेंगे जो कि लियोन चाहता है, फिर चाहे उसके लिए एसोसिएशन को उसके सामने घुटने ही क्यों ना टेकने पड़े। तभी वहाँ पे इमरजेंसी सायरन ट्रिगर हो जाता है और उनके पास एक डंजन ब्रेक का मैसेज आता है। जिनसू बताता है ग्रेनरी नाम की लोकेशन में एक डंजन ब्रेक हुआ है। हैरी कहती है तो ये तो वो जगह है ना जहाँ पे फीनिक्स गेट का एस रैंक हंटर गया था, क्या नाम है उसका? यंग वोंग। वो एक एस रैंक हंटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो एक ऑरेंज गेट को नहीं खत्म कर पाए। जिनसू कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उन हरामजदों का कुछ और ही प्लान है। हम लोगों को जल्दी कुछ करके उनको रोकना होगा। हम लोग देखते हैं लियोन अंदर बैठ के ही उन सब की बातें सुन रहा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़े नतरे में है, क्योंकि अगर डंजन ब्रेक होता है तो इन लोगों की सारी फसलें तबाह हो जाएंगी और इफेक्टेड एरिया में दोबारा उगेंगी भी नहीं। वैसे यही होगा क्योंकि इनके पास ये नहीं है। वो अपने हाथ में गौरा निकालने लगता है और वो कहता है यार तुम ठीक हो बेटा। हम लोग देखते हैं एक दूसरे डम का सीन जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा महल बना होता है और वहाँ पर ग्रीन कपड़ में एक लड़की खड़ी होती है और शायद से ये कोई डेटी है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है एक ऑरेंज गेट जहाँ पर डंजन ब्रेक होने वाला है। वहाँ पर हंटर एसोसिएशन भी पहुंच चुकी होती है। जिनसू पूछ रहा होता है ली जोंगवोंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम लोग गेट्स में क्यों नहीं जा रहे हो? यंगवोंग कहता है ओ तो तुम एसोसिएशन से हो, मुझे ऐसा तो नहीं बताया गया कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो। जिनसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि फीनिक्स गिल्ड जानबूझकर ये डंजन ब्रेक होने दे रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हंटर एसोसिएशन ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। फीनिक्स गिल्ड टैक्स में छूट चाहती थी, इसके बावजूद कि वो इन गेट से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद वो बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहती थी। फीनिक्स गिल्ड वैसे ही बहुत बड़ी गिल्ड है और इसी वजह से हम लोगों ने उनकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, लेकिन मैंने ये तो सोची ही नहीं थी कि ये लोग इतना भी कर सकते हैं। हैरी कहती है हंटर जोंगवोंग हम लोगों को गेट को क्लोज ही करना होगा, वो भी अभी के अभी, क्योंकि इस गेट के खुले हुए पूरे एक हफ्ते होने वाले हैं और अगर हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। यंगवोंग कहता है हाँ मुझे पता है क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे गिल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा घायल हैं और ऑब्वियसली वो बिल्कुल झूठ बोल रहा होता है। हैरी को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर ये डंजन ब्रेक हो गया तो यहाँ की पूरी उपज जमीन इफेक्टेड हो जाएगी। यंगवोंग कहता है यार मुझे नहीं पता होगा मिस हैरी, आखिर तुम बचकानी हरकतें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस दुनिया में जो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है पैसा और पावर। अभी वहाँ पे लियोन आ जाता है और कहता है तुम अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो। हैरी उसको यहाँ पर देख के चौंक जाती है। लियोन मेरा मतलब मेजेस्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लियोन कहता है आखिर तुम्हारी मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे टाइटल से बुलाने की परमिशन दी थी। यंगवोंग कहता है तुम कौन हो? तुम तो बाहरी लग रहे हो। लियोन कहता है चुप करो, आखिर तुम्हारे जैसे नीच आदमी की मेरे बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? यंगवोंग ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है मैं पूरी दुनिया के 20 एस रैंकर्स में से एक हूँ और टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का गिल्ड मास्टर हूँ और ये मुझे नीच बोल रहा है। वो अपनी पावर फ्लेक्स करते हुए कहता है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हैरी कहती है ली जोंगवोंग आप ये क्या कर रहे हैं? ये एक सर्वाइवर है। ये बात सुनकर यंगवोंग चौंक जाता है। क्या सर्वाइवर? सॉरी मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया। मेरा नाम है ली जोंगवोंग और मैं फीनिक्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। वैसे तुम कौन से गिल्ड से हो? लियोन कहता है एक राजा कभी अपनी बातों को रिपीट नहीं करता और उसको इग्नोर करके जिनसू से बात करने लगता है। चलो मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मुझे गेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है तो मुझे उसकी एक अच्छी खासी समरी भी चाहिए। हैरी खुश होकर उसको सारी बातें बताने लगती है कि यहाँ पे एक डंजन ब्रेक होने वाला है और अगर एक बार डंजन ब्रेक हो गया तो यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट में डेमोनिक एलिमेंट निकलेगा जो कि जितनी दूर तक जाएगा उतनी लैंड को इफेक्ट करेगा और इफेक्टेड लैंड में कभी भी क्रॉप्स नहीं उग पाएंगी। वो जमीन पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी और ये जगह होनम प्लेन्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। लियोन कहता है सोल्यूशन बताओ। हैरी उसको सोल्यूशन बताती है कि उन लोगों को यहाँ के इन्फेक्शन को प्यूरिफाई करना होगा और डंजन को जल्द से जल्द बंद करना होगा। लियोन कहता है ओह
तो यही प्रॉब्लम है, तो फिर एक काम करो, अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करो, कल इस डंजन में राजा कुछ जाएगा। हैरी खुश हो जाती है, क्या सही में? लियोन कहता है लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। एक किंग दूसरे कंट्री में जाके बस ऐसे ही लड़ने नहीं लग जाता, पहले वो उस नेशन के किंग की परमिशन लेता है। इस दुनिया में हर चीज का रूल होता है और एक नाइट हमेशा ही रूल्स और लॉ को फॉलो करता है, चाहे फिर वो किसी भी नेशन की क्यों ना हो। जल्दी करो, अपने राजा तक मेरी बातें पहुंचाओ। यंगवों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दिन कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है और हंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट की परमिशन ले लेती है। हैरी लियोन के पास आती है, मेजेस्टी आपने मुझसे जो करने को कहा था, मैंने वो सभी की सभी प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन अब गुड़िया का क्या करेंगे? लियोन कहता है तुम्हारी लैंड इफेक्टेड हो गई है तो मैं इसका इस्तेमाल करके उसको प्यूरिफाई करूंगा। हैरी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती कि वो स्ट्रॉ डॉल का करेगा क्या, क्योंकि हैरी ने दो चीजें मांगी होती है। पहली तो होती है प्रेसिडेंट की परमिशन और दूसरा होता है वो डॉल्स जिनको की ऐसी वुमेन ने बनाया होता है जो कि कभी न कभी बर्थ दे चुकी हो। कभी वो एक लड़की की डॉल देखता है और उसको चकनाचूर कर देता है क्योंकि वो बहुत ही शराब होती है और ऐसे उसके पास बहुत सारी डॉल आती है, बट वो सभी की सभी डॉल्स को रिजेक्ट कर देता है और आखिरी में उसके पास एक ग्रैंड माँ आती है और उन्होंने बहुत ही अच्छी डॉल बनाई होती है। लियोन उसकी डॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड पूछता है आप कितने बच्चों को बर्थ दे चुकी है? वो कहती है 12। व्हाट द हेल, क्या बात है? 11 की टीम और एक एम्पायर। वो उसके डॉल की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यार अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डॉल का सीन क्या है, क्योंकि वो उस डॉल को लेकर वहां जाता है जहाँ पे डंजन ब्रेक होने वाला है और वो पूरी की पूरी जगह इफेक्टेड हो गई है। वो एक बेस पर डॉल को रखता है, वो एक पोर्टल से कप ले आता है और वो एक रिचुअल करने लगता है। वो कहता है इस अर्थ के लोग आपको हार्वेस्ट की डॉल देना चाहते हैं, इसको एक्सेप्ट करिए। तभी उस कप में कोई होली वाटर भरने लगता है। सब लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं कि वो कप अपने आप से कैसे भर रहा है। देन वो कप ओवरफ्लो करने लगता है और उसके अंदर के जितना भी वाटर होता है वो आसपास की जमीन पर गिरने लगता है और फिर सारा का सारा पानी इकट्ठा होकर डॉल के अंदर चला जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लोग देखते हैं कि डॉल अपने मन से खड़ी हो जाती है और वो कहती है लियोन मेरे बेटे। लियोन बताता है कि ये मदर अर्थ है, डेमरा द गॉड ऑफ लाइस एंड एबंडेंस। यहाँ पर डिवाइनिटी ने अपना पहला कदम रख दिया है। डेमरा कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस जमीन के ऊपर इविल भी अपना कदम रख चुका है और वो भी मेरे यहाँ आने से बहुत ही ज्यादा पहले। ये जमीन पहले से ही इफेक्टेड हो गई है। लियोन कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे इविल अपना कदम रख चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिवाइनिटी नहीं है, तो आपको यहाँ चारों तरफ नीच सुअर मिल जाएंगे। डेमरा कहती है लालच इतना भी बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि ये तो इंसानों की फितरत में है। अच्छा तो अब बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? लियोन कहता है यहाँ के लोगों में पोटेंशियल तो है, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो मैं इनको सही रास्ता दिखाऊंगा और मैं इन सभी को डिवाइनिटी के पाथ पे आगे ले जाऊंगा। डेमरा कहती है अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि तुम्हें मुझसे चाहिए हो, तुम कभी मुझसे बोल सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा ही रेडी रहूंगी। लियोन कहता है अभी मेरे पास आपसे मांगने के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ की जमीन इविल से बिल्कुल इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो प्लीज उसको प्यूरिफाई कर दीजिए। वो कहती है तुम हमारे टेम्पल के हेड हो और हमारे चैंपियन भी, तुम्हें तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी और इस बंजर अर्थ को अपने डिवाइनिटी से रोशन कर दूंगी। तभी वो अर्थ की जमीन पे डिवाइन वाटर गिराती है और उसके अंदर से बहुत ही बड़ी बीम निकलती है। उसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और देखते ही देखते वो पूरी पूरी जमीन बंजर से हरी भरी हो जाती है और वो साथ ही साथ डिवाइन एनर्जी से भी भर जाती है। लियोन कहता है तुम बेवकूफो ध्यान से देखो, ये पूरी पूरी जमीन डिवाइन एनर्जी से भर गई है, तो अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस अर्थ को भर्टाइल बनाए रखें। बट यंगवों को उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही होती है। वो सबसे कहता है सब लोग बिल्कुल बेवकूफी मत करो, इस फसल को खाना मत, क्योंकि ये जहरीली है। मैजिक से जो भी फसल उगती है वो सभी की सभी जहरीली होती है। लियोन कहता है ओए तुम बेवकूफ, ये फसल मैजिक से नहीं बड़ी हुई है, ये फसल डिवाइनिटी से ब्लेस्ड है। यंगवो कहता है अच्छा तो तुम्हारा मतलब क्या है? वो गुड़िया डिवाइनिटी थी। लियोन सीरियस होते हुए कहता है मैं तुम्हारी गलती सिर्फ और सिर्फ अब एक ही बार माफ करूंगा। गॉडेस के खिलाफ तुम्हारे एक भी शब्द उल्टे सीधे नहीं निकलने चाहिए। ये सुनकर यंगवो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, क्योंकि लियोन ने आकर उसका सारा प्लान चौपट कर दिया था। वो थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करता है और कहता है हमें अभी भी इस चीज का प्रूफ चाहिए। हमारे पास एक अप्रेजर है जो कि इसकी क्वालिटी चेक करके बताएगा। तभी उसकी टीम का वो बंदा सामने आता है और क्रॉप को चेक करने लगता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी पट जाती है, क्योंकि वो जो कॉमन चावल था वो ब्लेस्ड राइस बन गया है और उसकी रैंक रियर हो गई है। उसको खाने से छोटी मोटी बीमारियों के साथ साथ यहाँ तक कि टियर 3 की बीमारियां भी सही हो जाएंगी। वो ये चीजें सबको चिल्ला के बताता है। सब लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। जिनसू खाना बनाने के लिए बर्तनों को मंगवाता है, क्योंकि वो उसको खुद खाकर ही चेक करेगा। देन वो उसको पका के खाता है और वो जैसे उसको खाता है उसको एक तगड़ा सा बफ मिलता है। क्या? ये तो एक रीइंफोर्समेंट
रीइंफोर्सर है। रीइंफोर्सर 3 मिलियन वोन का मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बोतल, और ये चावल उसकी बराबरी कर रहा है। तभी वहाँ पे हैरी भी आती है और वो हड़बड़ाते हुए कह रही होती है, हेड मेरे पास एक और न्यूज है, वो बहुत ही बड़ी है। हेड पूछता है क्या हुआ? वो बताती है कि मैं बस क्यूरियस थी कि इस फसल के जो कीड़े हैं क्या उनमें कोई चेंज आया होगा, और मैंने उनको खाकर देखा, मुझे एक बहुत ही तगड़ा बफ मिला। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो चीजों के लिए उनको बहुत ही सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो उनको यहाँ पर फ्री में ही मिल रहा है। सभी के सभी लोग फसल के साथ साथ कीड़ों को भी पकड़ने लगते हैं। तभी डेमरा कहती है, मेरे बच्चे तो शायद से अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अब मुझे वापस चलना चाहिए। उसने यहाँ पे जो भी कुछ किया होता है उसके लिए लियोन उसको थैंक्स बोलता है। डेमरा यहाँ से जाते हुए कहती है, बच्चे मेरी एक और बात याद रखना, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। देन डेमरा की स्पिरिट गुड़िया के अंदर से चली जाती है। हैरी पूछती है, मेजेस्टी अभी वो क्या था? हम लोगों ने जो भी कुछ देखा वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लियोन कहता है, वो एक डिवाइनिटी थी। क्या तुम्हारे वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं है? वो कहती है, पता नहीं। लियोन कहता है, डिवाइनिटी के बिना एक प्रॉपर लाइफ नहीं जी जा सकती, और हाँ अब सारे सोल्जर्स ने खा लिया है तो अब वो गेट के अंदर जा सकते हैं। यंगवों के गेट का मेंबर कहता है, गिल्ड मास्टर क्या ये ठीक रहेगा? ऐसे तो हमारा पूरा बना बनाया प्लान ही खराब हो जाएगा। यंगवों को लियोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये आखिरकार आया कहाँ से? अगर ये एक सर्वाइवर नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास हमारी बातें मानने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी, लेकिन इसने यहाँ आकर हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। मैं बस यही मनाता हूँ कि वो इस गेट के अंदर मर जाए। एक सेकंड, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हम लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका टीम मेंबर पूछता है, आखिर आप क्या कह रहे हैं? यंगवो कहता है, हम लोग ऐसे गेट्स को पहले ही रेड कर चुके हैं, है ना? वो कहता है, हाँ ये गेट्स हालांकि बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके मिडल पर हम लोग पहुँच जाएंगे ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। यंगवो कहता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एरैंक फाइटर है जो कि है हान हैरी, और वो जो सर्वाइवर है वो शायद से कोई ब्लेसिंग टाइप बफर होगा, तो उसको जंग में जाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा और इसी वजह से उसको लड़ना भी नहीं आता होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो सब के सब लोग ही अंदर जाकर मरने वाले हैं, क्योंकि उस गेट के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको नॉर्मल तरीके से मारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन के लोग उस रेड के अंदर चले जाते हैं। लियोन कहता है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ के बॉस को मार दिया तो ये डंजनो खत्म हो जाएगा। उसके साथ 1-on-1 ड्यूल में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हैरी उसको ये बात नहीं बताती कि एक्चुअली में बॉस को वो लोग सब मिलकर ही हराते हैं, कोई 1-on-1 फाइट नहीं लेता। लियोन जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे जगह जगह कंकाल पड़े होते हैं। वो कहता है, मुझे इतना तो पता था कि ये एक डंजनो है, लेकिन ये नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग मर चुके होंगे। हैरी कहती है, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गई, ये कैरेक्टरिस्टिक डंजनो है, क्योंकि जो आम डंजनो होती है उसमें जैसे जैसे हम लोग मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं उनका नंबर कम होता जाता है, लेकिन वो जो स्केलेटन और ज़ॉम्बीज और डेमन के डंजनो होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं। यहाँ पे हम लोग जब तक बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराते हैं तब तक बाकी मॉन्स्टर स्पॉन होते रहते हैं, और यहाँ का बॉस शायद से कोई नेक्रोमैंसर होगा जो कि मॉन्स्टर्स को स्पॉन करता रहता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि उनकी ऑग कमांडर नाइट डलाइन अपने ट्रूप्स के साथ आ रहा है और उनको 3 घंटे के अंदर अंदर डलाइन को मारना होगा। तभी सभी के सभी लोग फियर से कांपने लगते हैं। जिनसू कह रहा होता है, हरामखोर जोंगवो, तुम्हें हम लोगों को ये चीज बतानी चाहिए थी कि इस डंजनों के बीचों बीच कुछ ऐसी चीज है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है। तभी हम लोग देखते हैं ट्रूप्स के साथ वहाँ पर डलाइन आ जाता है और उसके एक हाथ में खुद का सर होता है और दूसरे हाथ में ब्लेड। वैसे उसको ब्लेड कहना गलत बात होगी, वो है एक ग्रेट स्वॉर्ड और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में स्केलेटन होते हैं। देखते ही देखते सारे स्केलेटन उन लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। हंटर्स जल्दबाजी में ही प्लान बनाने लगते हैं। सर क्या मुझे पोशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? जिनसू कहता है, पोशन सिर्फ और सिर्फ उनको देना जो कि हाई रैंकर्स हो। वैसे तुम लोगों को उन ट्रूप्स के बीच में कितने आर्चर्स और मेजर्स दिख रहे हैं? एक बंदा बताता है, करीब 30 आर्चर्स और 2 मेजर्स। जिनसू सब लोगों से कहता है, जिनके पास भी स्नाइपिंग स्किल्स है वो पहले दूर की मॉब्स को मारते हैं और जिनके पास शील्ड है वो सबसे आगे आ जाए। तभी देखते ही देखते सारे स्केलेटन उनके पास आ जाते हैं और वो हमला भी कर देते हैं। एक स्केलेटन जिनसू के ऊपर भी हमला करता है पर जिनसू अपनी शील्ड से उसको रोक देता है। वो सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं एक बी रैंक का टैंक हूँ तो मैं इनको तो हैंडल कर ही सकता हूँ। और वो स्केलेटन के अटैक को पैरी करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे 2 स्केलेटन मेजर्स होते हैं और वो एक एडवांस स्पेल भी कास्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से जिनसू उनकी अटेंशन को ग्रैब करता है। तभी वो अपने उस स्पेल को छोड़ के उसके ऊपर छोटे मोटे अटैक करने लगते हैं, बट जिनसू अपनी शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ सांस ही ले पाता है। तभी घोड़े में बैठकर डलाइन उसके पास आ जाता है और वो उसको देखते ही काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार कर देता है। हालांकि जिनसू अपनी शील्ड से
उसके वार को रोक तो देता है, लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि जिनसू झेल नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी टीम मेंबर कहती है, असिस्टेंट मैनेजर हैरी, उनकी मदद करिए। हम लोग देख रहे होते हैं लगातार डलाइन सब लोगों को मारता ही जा रहा होता है और हैरी को ये भी पता होता है कि इस फाइट में लियोन बीच में नहीं कूदेगा, लेकिन वो फिर भी एक बार उससे पूछती है, जिसकी वजह से लियोन गुस्सा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है एक किंग बैटल में सीधा ही कूद जाएगा? मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें इन तुच्छ लोगों से लड़ने के लिए मेरी मदद मांग रही हो। हैरी उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसको पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी वजह से वही अपनी कटाना उठा के आगे बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं वो सारे स्केलेटन को कुचलते हुए डलाइन की ओर बढ़ रही होती है। देन वो जोर से हवा में जंप करती है और डलाइन के ऊपर एक जोरदार स्लैश मार देती है, बट हम लोग देखते हैं डलाइन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हैरी पीछे हट के प्लान बनाने का सोच रही होती है, पर तभी डलाइन अपना मुंह उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका व्यू ब्लॉक हो जाता है और तभी वो हैरी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से हैरी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। बट इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाती, डलाइन पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और वो हैरी के सिर पर स्वॉर्ड मारने वाला होता है। पर उससे पहले हैरी अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से बहुत ही लार्ज एरिया में फ्लेम्स फैल जाती है और उसकी वजह से डलाइन का ध्यान भी भटक जाता है और उसी का फायदा उठाकर हैरी अपनी स्वॉर्ड से एक एनर्जी बॉल फेंक देती है। बट वो अटैक डलाइन के लगने ही वाला था। डलाइन उसको अपने लगने से पहले ही अपने स्वॉर्ड के ब्लंट हिस्से से ही रोक देता है और तभी वो अपना स्टेन्स भी चेंज कर लेता है। हैरी उसके स्टेन्स को देखकर समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन उसको ये भी पता है कि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर ले। तभी डलाइन उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है और वो अटैक हैरी के लगने वाला होता है, पर तभी लियोन तालियां बजाने लगता है, जिसकी वजह से डलाइन रुक जाता है। लियोन कहता है, तुम तलवार को सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से ही चला रहे हो और उसके बाद भी तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी है। मुझे पक्का पता है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक नोबल नाइट जरूर रहे होगे। मुझे इसलिए माफ करना क्योंकि मैं ग्रेट नाइट को नहीं पहचान पाया, उसका कंपेयर एक तुच्छ से कर दिया। सो अननोन नाइट, मैं लायन हार्ट का किंग, मैं तुम्हें चैलेंज दूंगा। और ज्यादा ट्रूप्स को इंजर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो अब इस फाइट को एक नाइट की तरीके लड़े। मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। सब लोग इसकी वजह से चौंक जाते हैं क्योंकि लियोन ने बॉस को ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। तभी डलाइन अपनी जगह पर रुक जाता है। उसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई सोच में पड़ा है और तभी वो अपने एक हाथ में अपना हेड को उठा लेता है कि उसने लियोन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके जितने भी ट्रूप्स होते हैं वो सभी के सभी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं और डलाइन अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतर आता है। तभी लियोन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लियोन डलाइन से कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारी जो स्वॉर्ड है उसको अगर देखा जाए तो डबल हैंड स्वॉर्ड है और तुम्हें भी ऐसा देखकर लगता है कि तुम वॉर में अपने दोनों ही हाथ का यूज करते हो, तो तुम वैसा ही करो। तभी हैरी उसके पास आ जाती है और कहती है, मेजेस्टी मुझे माफ करिएगा, लेकिन डलाइन को मारने के लिए उसके हेड को तोड़ना पड़ेगा और अगर फाइट के बीच में डलाइन के पास उसका हेड ही नहीं होगा तो वो मरेगा ही नहीं। लियोन कहता है, तो क्या हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है या कौन जीतता है, ये नाइट्स की ऑनर की फाइट है। देन वो डलाइन को चैलेंज स्टार्ट करने को कहता है। डलाइन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और देखते ही देखते उसके ऊपर रश कर देता है और जैसे उसका अटैक लियोन के कनेक्ट होता है, वहाँ पर एक जोरदार चिंगारी निकलती है और हम लोग देखते हैं लियोन ने उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक दिया होता है। देन वो एक झटके में ही डलाइन की स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर लगा देता है। वो कहता है 1। इसका मतलब ये है कि उसने डलाइन को एक बार हरा दिया है और उसको एक पॉइंट मिल चुका है। तभी डलाइन पीछे हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड में अटैक चार्ज करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लियोन के ऊपर कर देता है। सब लोग ये अटैक के इम्पैक्ट को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसके इस अटैक को ब्लॉक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लियोन तो लियोन है और डलाइन के अटैक को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर एक अटैक भी कर देता है। सब लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि लियोन उस अटैक से कैसे बच गया। जिनसू हैरी से पूछता है, हमारी आंखें तो उसके अटैक को नहीं देख पाई, लेकिन क्या तुम हमें बता सकती हो कि उसने क्या किया? हैरी लियोन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो सबको बताती है कि उसने जो देखा उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। डलाइन की स्वॉर्ड जैसी लियोन की कनेक्ट होने वाली थी। लियोन उसी टाइम अपने ब्लेड के वेट के बैलेंस को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो डलाइन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही साथ वो तुरंत ही काफी तेजी से डलाइन के ऊपर एक क्रॉस कट भी मार देता है। हम लोग देखते हैं डलाइन अपने कदमों में होता है और लियोन उसके कंधे में अपनी स्वॉर्ड लगाता है। देन वो कहता है, तो चलो अब जल्दी से अपनी पोजीशन में वापस आ जाओ। देन हम लोगों को दिखाया जाता है डलाइन का पर्सपेक्टिव। वो सोच रहा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया जब किसी नाइट ने मुझे चैलेंज करने की कोशिश की हो और मुझे नाइट की तरीके ट्रीट किया हो। अगर कोई आम इंसान इस सिचुएशन को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा
कि लियोन ने ये ट्रिक लगाई है ताकि मैं घोड़े पर से उतर जाऊं और उसे 1-on-1 फाइट करूं। कितनी बेकार की बात है। इस नाइट को देखो, इसका स्ट्रेट पोस्चर और लुक यही बता रहा है कि इसने काउंटलेस बैटल लड़ी है। इसकी आंखें यही बताती है कि ये एक ऑनरेबल फाइट की तलाश में है। तभी लियोन कहता है मेरे ऊपर अटैक करो। तभी डलाइन अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर एक जोरदार स्वॉर्ड मार देता है। बट लियोन पिछली बार की तरीके इस बार भी उसके स्वॉर्ड अटैक को बड़ी आसानी से ही पैरी कर देता है, जिससे डलाइन के पोजीशन खराब हो जाता है। और तभी लियोन अपना थर्ड पॉइंट भी ले लेता है। वो कहता है यार तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। डलाइन सोच रहा होता है एक सच्चे नाइट की यही पहचान होती है कि वो लड़ने के लिए ही पैदा होता है। और मैं भी अपनी नेक्रोमेंसी से काफी सारे अटैक्स मारने लगता है और लियोन भी उसके सारे के सारे अटैक पैरी कर रहा होता है। तभी लियोन एक जोरदार पैरी करता है, जिसकी वजह से डलाइन का पोस्चर वापस से बहुत खराब हो जाता है और लियोन काफी जोर से उसकी स्वॉर्ड में अपनी स्वॉर्ड मार देता है, जिसकी वजह से डलाइन निहत्था हो जाता है। लियोन कहता है 10 एथ। इसका मतलब ये है कि वो डलाइन को 10 बार हरा चुका है। लियोन उसकी तारीफ करता है, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हो गई। क्या तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आई है? तब डलाइन गुर्राता है और वो मन में कह रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने मेरी ग्लोरियस डेज की याद दिला दी। लियोन पूछता है तो क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? तब डलाइन अपने एक ट्रूप को इशारा करता है और उसका एक ट्रूप आगे बढ़ता है। उसके हाथ में डलाइन का सिर होता है। डलाइन अपने हाथों से ही अपने सर को लियोन की ओर बढ़ा देता है। वो मन में यही सोच रहा होता है आखिर मैं कितने लंबे समय से नरसंहार मचा रहा हूँ, कितने टाइम से नेक्रोमेंसी ने मेरी डिग्निटी तो छोड़ ही दिया था, लेकिन अब मैं नाइट की ऑनर की मौत मरना चाहता हूँ। तभी लियोन उसके हेड में हाथ रखता है। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा लड़े, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में तुमसे दोबारा भी मिलूं। चारों ही तरफ डिवाइन ऑरा फैल जाता है और तभी डलाइन का सर धूल में बदलने लगता है। धीरे धीरे डलाइन भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और हम लोगों को दिखाई जाती है उसकी ट्रू आइडेंटिटी और इसी के साथ उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। देन हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर डंजनो पूरी तरीके से क्लियर होता है और सब लोग डंजनो में से जो सामान मिला होता है उसको पैक कर रहे होते हैं। हैरी और जिनसू कहते हैं उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसने ये बैटल ऑनरली एंड की। वैसे वो लाइट क्या थी? जिनसू कहता है शायद से वो डिवाइन पावर थी और शायद इसी वजह से डलाइन वहाँ से डिस्पियर हो गया। हैरी कहती है लेकिन अगर उसके पास ये स्किल थी तो उसको तो पहले ही यूज कर लेनी चाहिए थी। मैंने सही कहा ना? लियोन उसकी बात सुन लेता है और कहता है अगर मैं ऐसा करता तो डलाइन को एक ऑनरेबल नाइट की मौत नहीं मिलती, बल्कि वो नेक्रोमैंसर के हाथों मारा जाता। हैरी को लियोन की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। हैरी उसको लूट के पास ले जाती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर डलाइन की स्वॉर्ड होती है और एक डार्क माना क्रिस्टल। हैरी और जिनसू लूट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ही महंगा बिकने वाला है। तभी लियोन उस माना क्रिस्टल को तोड़ देता है। ये कचरा है और सारे के सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अभी उसने क्या किया। वो तो खूब सारे पैसे की आस लगाए थे। लियोन कहता है ये एक ऐसा आइटम था जो कि सिर्फ और सिर्फ केओस ही मचाएगा, इसीलिए उसका तबाह होना ही बेस्ट है। देन कुछ और टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं हैरी को जो कि कहीं पे खाना लेकर जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा थकी हुई भी लग रही होती है। वो कहती है लियोन के अर्थ में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं और इतने टाइम में बहुत कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। सबसे पहले बात आई टैक्सेस की। जब मैंने लियोन से टैक्स के बारे में कहा जिसकी वजह से लियोन गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार तुम्हें एक राजा से टैक्स के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा काम नहीं है, ये काम छोटे मोटे लोगों को ही संभाल लेना चाहिए। वो बताती है कि उसके बाद हम लोगों को अपने रिलीजन के लिए काफी सारे फॉलोअर्स मिले, जहाँ पे लियोन गॉडेस के फॉलोअर्स को बता रहा होता है क्या तुम लोग हमारे डिवाइन खेतों में काम करोगे और उससे तुम लोग आराम से 19 ट्रिलियन कमा लोगे, उसमें से तुम्हें 90% दान कर देना है। वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा है और ऊपर से इन लोगों को 90% दान करना होगा। लियोन कहता है तुम लोग गॉडेस के फॉलोअर्स हो तो तुम्हें खाने की चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं, तुम्हारा खाना रहना और जितनी भी चीजें होंगी वो मेरी गिल्ड संभालेगी। हैरी बताती है ये जो ब्लेस राइस है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसीलिए हम लोग करीब एक बोरी चावल को ही 15 बिलियन वोन में बेच सकते हैं, जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पैसा है। इसी वजह से वो सभी के सभी लोग फेथ में शामिल हो जाते हैं। हैरी बताती है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लियोन रहेगा कहाँ, क्योंकि जब मैं उसे नॉर्मल जगह पर ले गई तब वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसकी कुछ डिमांड्स थी। इसमें से कुछ थी लग्जूरियस बेड, आर्टवर्क्स और सर्वेंट्स जो कि उसके लिए हमेशा ही खड़े रहे। तभी हैरी ने जल्दी जल्दी एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक कर दिया और लियोन को मना लिया।
अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ हैरी लियोन के लिए खाना लाई होती है। वो कहती है, मेजेस्टी ये मैं हूँ। हाँ हैरी। लियोन कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। हैरी कहती है, मेजेस्टी नाश्ता आ चुका है। देन वो खाने पर से प्लेट उठाती है और हम लोग देखते हैं वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। हैरी को भी खाना देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तब लियोन कहता है, वहाँ बैठ जाओ। हैरी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि लियोन चाहता है कि वो भी उसके साथ खाना खाए। इसी वजह से वो प्लेट ट्रे लगा के वहाँ पर बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी लियोन कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वहाँ पे इस वजह से बैठाया है ताकि खाना नरम है कि नहीं। हैरी कहती है, ओह मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मुझे साथ बैठ के खाना खाने को कह रहे हैं। लियोन गुस्से में कहता है, आखिर ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ प्रजा और राजा साथ बैठकर खाना खाता है। देन वो खाना खा लेता है और गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने लगता है। हैरी कह रही होती है, हंटर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि वो आपको सपोर्ट फंडिंग से एड प्रोवाइड करेगी। हाँ, हालांकि वो एक महल जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये चीज की पूरी कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहें। लियोन कहता है, मैं यहाँ का गेस्ट हूँ तो मैं ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं करना चाहता। तुम लोग उन सब चीजों का ध्यान रख लेना। हैरी कहती है, वैसे मैजेस्टी लूट की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया जाए? लियोन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे छोटे मोटे काम के लिए मत कहा करो, लेकिन हाँ मुझे डलाइन का केप पसंद आया था तो उसको मेरे लिए छोड़ देना। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में वो काफी बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। हैरी कहती है, मेजेस्टी हम लोग पहुंच गए। ये प्लेस हंटर एसोसिएशन के काफी ज्यादा पास है और इसके छत पर एक हेलीकॉप्टर पैड भी है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। देन वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है, असिस्टेंट मैनेजर हान हैरी। वो अपना नाम सुनकर चौंक जाती है क्योंकि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सीक्रेट ढंग से आए होते हैं। वो पूछती है, तुम कौन हो? उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है, क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं डोजन ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, बाग जंगचान। नाम तो सुना ही होगा। हैरी उसको पहचान लेती है क्योंकि डोजन ग्रुप पूरे नेशन के टॉप 3 ग्रुप्स में से एक है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसका डायरेक्टर हमारा इंतजार क्यों कर रहा था। और तभी उसका इंटेंशन क्लियर हो जाता है क्योंकि वो लियोन से बात करने लगता है, तो तुम वही फेमस सर्वाइवर हो, है ना लियोन ड्रैगनिया? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर लियोन कहता है, एक तुच्छ से व्यापारी को मुझसे हाथ मिलाना है, क्या ही मजाक है। देन वो लोग उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। देन हैरी उसको रूम दिखाने लगती है जो कि हंटर एसोसिएशन ने उसको पूरे साल के लिए दिया है। यहाँ पे सारी चीजें हैं, रूम सर्विस भी है जैसे क्लीनिंग मेड्स और वेटर वगैरह वगैरह। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबका खर्चा एसोसिएशन उठाएगी। हैरी सोच रही होती है, हंटर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सीक्रेट होती है, तो ये अच्छा हुआ कि लियोन ने उसको इग्नोर कर दिया। वो लियोन से पूछती है, लेकिन वो आपसे मिलना क्यों चाहता था? लियोन कहता है, एक ही चीज है जो एक मर्चेंट को चाहिए होती है, जो कि होता है प्रॉफिट। हैरी कहती है कि आपका मतलब चावल से है। तभी हैरी को पता चलता है, जब सब लोग डिवाइन फील्ड में थे तब वहाँ पे एक स्ट्रीमर ने लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी, जिसमें कि लियोन साफ साफ दिख रहा है। हम लोग देखते हैं बाग को, जो कि लियोन की वीडियो देख रहा होता है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी है और उसके बाद भी लियोन ने उसको इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वो एक साइंटिस्ट से पूछता है, क्या चावल के फैक्ट रियल है? साइंटिस्ट कहता है, हाँ। बाग कहता है, लेकिन अभी तुम लोगों ने तो कोई ह्यूमंस के ऊपर चेक नहीं किया है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है, वैसे अगर हम लोग सच बताएं कि हम लोग चावल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए राइस फील्ड के ओनर के पास गए थे और हम लोगों ने देखा वहाँ पे एक डॉग था जो कि मरने ही वाला था, लेकिन वो चावल खाकर बिल्कुल ही सही हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त। और कुछ लोगों को साइनस इन्फेक्शन भी था। जब उन लोगों ने ये चावल खाया तो उनकी सारी की सारी डिजीज खत्म हो गई और जो पूरा का पूरा विलेज है वो सारी बीमारियों से मुक्त हो चुका है। इसीलिए ये चीज पूरी तरीके से प्रूवन है। बाग कहता है, ओह ऐसी बात है तो मतलब ये चीज सच है, लेकिन हमारे रास्ते में जो भी सबसे बड़ी अड़चन है वो साइको। उसने मुझे मर्चेंट बुलाया, उसकी आखिरकार मुझे ये बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? वो लड़की कहती है, डायरेक्टर जो भी हो, हम लोगों को कुछ भी करके वो चावल के ऊपर अपना हाथ मारना ही होगा क्योंकि वो चावल की पावर लिमिटलेस है। बाग कहता है, हाँ मुझे भी पता है, मैं सब कुछ संभालूंगा। उस सर्वाइवर ने मुझे नीचा दिखाया, लेकिन उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवर है और उसके जैसे और भी है। मैं तुम्हें कल्चरल शॉक से ओवर पावर्ड कर दूंगा। हम लोगों को बताया जाता है कि लियोन जब से अर्थ में आया है उसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही गोल है। पहला ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिवाइनिटी में भरोसा दिला सके। हालांकि अभी भी इस अर्थ के लोग काफी सारे गॉड्स को मानते हैं, लेकिन उन गॉड्स का क्या ही फायदा जो कि लोगों का भला न करे। उनके होने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ते हैं, भूख से मरते हैं। और अगर लोगों को डिवाइन पावर में भरोसा दिलाना है तो हम लोगों को एक और नया फेथ बनाना पड़ेगा। हमें लोगों को दिखाना होगा एक न्यू गॉड। और मेरा दूसरा गोल है पावरफुल नाइट्स को खड़ा करना, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि फोर्स में डिवाइन पावर का यूज करते हो। मैं होली ग्रेल का गार्डियन हूँ, इसी वजह से लोग मुझे एक डेमी गॉड के रूप में कंसीडर
कंसिडर करते हैं तो वो नाइट सेंट हुए। वो नाइट्स गॉड की पावर का यूज करेंगे और बुराई का खात्मा करेंगे। और मेरा तीसरा गोल ये होगा कि इस पूरी दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा दिया जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइनिटी का ही राज होगा और नाइट्स का ऑनर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लियोन खड़े होकर बस यही बातों के बारे में सोच रहा होता है, तभी हैरी कहती है, मेजेस्टी, किसी ने हम लोगों से मिलने के लिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ये कोई और नहीं होता बल्कि होता है बाघ। बाघ कहता है, मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लियोन उसको बहुत गंदी तरीके से घूरने लगता है क्योंकि उसको पता है कि ये मर्चेंट सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके पास आया है। बाघ भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसको लियोन के सामने झुकना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने दोगलेपन के चलते अपने इमोशन अपने चेहरे पे नहीं लाता और कहता है, मेजेस्टी, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, इसे एक्सेप्ट करिए। वो सोच रहा होता है जब वो इसको खोलेगा तब वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक टॉप टियर लग्जरी आइटम है जिसका ये जंगली आदमी सपना तक नहीं देख सकता। लियोन कहता है, चलो तुमने इसमें इतनी ज्यादा मेहनत ही की है तो मैं इसका एक्सेप्ट करता हूँ। बाघ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, आप इसको खोल के देखिए। तभी लियोन हैरी से उसको खोलने को कहता है। हैरी उसको खोलती है और जैसे ही वो खुलता है उसके अंदर का सामान देखकर सब लोग चौंक जाते हैं सिवाय लियोन के। बाघ कहता है, ये हमारे ग्रुप के सबसे ज्यादा पावरफुल एलिट वेपन्स हैं। आप इनमें से अपने लिए कोई भी एक चूज कर सकते हैं। हैरी को भी पता होता है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगे आइटम्स हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो आइटम है जो कि मार्केट में किसी को भी नहीं मिलते हैं, फिर चाहे उसके लिए जितना भी पैसा लगा लिया जाए, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। देन तभी कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोगों को दिखाई जाती है एसोसिएशन की वो बिल्डिंग जहाँ पे हंटर्स का टेस्ट होता है। वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। टीम मैनेजर किंग डो हान हम लोग काफी ज्यादा टाइम से नहीं मिले। ये होता है एक अनएफिलिएटेड हंटर जो कि डी रैंक का होता है और उसका नाम होता है गो हानसु। हाँ, आपने सही सुना। इसी वजह से इसका अगर फ्यूचर में कोई रोल होगा तो मैं इसके नाम के प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर दूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। वहाँ पे एक बुढ़ा भी होता है और वो कहता है, तुम यहाँ पे रीटेस्ट करवाने आए हो, है ना? रिसेप्शन के पास भी कुछ लोग खड़े होते हैं। डो हान कहता है, मुझे पता है तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी रैंक बढ़ेगी? गो कहता है, जो भी हो, मुझे बस अपना बेस्ट देना चाहिए। डो हान उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी टीम को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मुझे तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो तुम हमारी टीम में बहुत ही जल्दी एज बन जाओगे। वैसे लोग माइनिंग टीम को बहुत ही ज्यादा खराब मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गो कहता है, हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि मैं अभी 10 साल से उसी में था, लेकिन मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसका मेन कारण ये होता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली के लिए पैसे की जरूरत होती है और अगर उसे ऐसा करना है तो उसे कम से कम सी रैंक हासिल करनी होगी। तभी डो हान कहता है, यहाँ पे तो एक फॉरेनर भी है, क्या ये यूरोपियन है और क्या ये भी एक फॉरेन लेबर है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा रॉयल लग रहा है। और हम लोग देखते हैं ये होता है लियोन। सब लोग बस उसी को ही देख रहे होते हैं। तभी डो हान उसके पास आता है और कहता है, हीरो, तुम कैसे हो? वैसे आप लोग बताओ। लियोन उसे क्या ही कहेगा, ऑब्वियसली एक ही बात, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, नीच आदमी? ये सुनते ही डो हान अंदर से मर जाता है और लियोन वहाँ से निकलने लगता है। बट वो जाते जाते गो को भी घूरता है जिसकी वजह से गो भी घबरा जाता है, लेकिन वो उसको घूरना बंद नहीं करता और उसको देखते देखते वहीं पर ही रुक जाता है। लियोन की इस हरकत की वजह से गो की हालत बिल्कुल ही टाइट होती है। बस उसको यही डर लग रहा होता है कि वो अपनी पैंट न खराब कर दे। उसको लियोन का ऑरा महसूस हो रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि उसको नीचे को झुका रही है। तभी गो का नंबर आ जाता है, लेकिन वो लियोन में ही खोया होता है। तभी उसको थोड़ा सा होश आता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसका इंटरव्यू रूम नंबर 2 में होगा। देन वो वहाँ से घबराते हुए चला जाता है। लियोन सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे हालांकि स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढने नहीं आया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मेरे सोल्जर्स में जो भी खूबी होनी चाहिए यहाँ पे वो खूबी किसी के पास भी नहीं है, एक भी बंदे के पास भी नहीं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग आए हैं जो कि लो रैंकर्स हैं और या तो रिसेंटली ही अवेक हुए हैं। तभी उसको आवाज आती है, नंबर 77 लियोन ड्रैगनिया, प्लीज इंटरव्यू के लिए रूम नंबर 9 में आइए। लियोन रूम में चला जाता है। सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। एक बंदा कहता है, क्या आप लियोन हैं? लियोन कहता है, मुझे मेजेस्टी बुलाओ। वो बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी कहता है, मेजेस्टी, क्या आप इस मैजिक डिवाइस में अपना हाथ रख सकते हैं? ये टेस्ट के लिए एसेंशियल है। लियोन के सामने एक डिवाइस रखा होता है जो कि लोगों की पावर्स को सेंस करता है और उनकी रैंक बताता है। हाँ, वैसे ही जैसे सोलो लेवलिंग में हुआ करता था। लियोन उसको घूर रहा होता है। देन वो कहता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी एक नाइट का टेस्ट लेने की औकात कैसे हुई? वो हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये जो डिवाइस है वो आपकी रैंक बताएगा। लियोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो एक नाइट
नाइट की स्ट्रेंथ एक मशीन बताएगी। एक नाइट की पावर सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल नाइट्स और गॉड ही डिसाइड कर सकते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ये यहाँ पे आया क्यों है? लियोन कहता है, मैं यहाँ पर यूजफुल सोल्जर्स को ढूंढने आया था, लेकिन ऐसी जगह से एक्सपेक्ट ही क्या किया जाए जहाँ के जजेस ही गधे हों। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, चलो जल्दी से भागो। अब अगला टेस्ट क्या है? वो लोग कहते हैं वो टेस्ट गेट में होगा। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं वो लोग सियोल गेट पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक पहाड़ होता है। जज कह रहा होता है, क्या यहाँ पे किसी को उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई में हैं और जैसे लोग गेट को पास करते हैं तो उनको काफी दिक्कत होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे गो भी होता है। वो सोच रहा होता है, इस साल का स्ट्रेंथ मेजर में सिस्टम तो पिछले साल से बहुत ही ज्यादा अलग है, इस बार मुझे अच्छा करना होगा। वहाँ पे कुछ नए लोग भी आए होते हैं जो कि कहते हैं, ओह तो गेट अंदर से ऐसा दिखता है, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नूब है। और वहाँ पे एक बुढ़ा भी होता है जो कि इसी के टीम का पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर इसकी टीम पूरी तरीके से रद्दी होती है। इसी वजह से गो का मोरल कुछ खास अच्छा नहीं होता। पर तभी वो अपने पीछे देखता है और हम लोग देखते हैं गेट्स अपना प्रोटैगनिस्ट लियोन मस्त सा स्वैग मारते हुए यहाँ पर पहुंच चुका होता है। उसको देखकर गो सोच रहा होता है, इसकी एज देखने से ऐसा लगता है कि ये भी शायद से नूब ही है। सो मेरी टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छा बंदा है जो कि सबसे हाई रैंक का होगा और उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन वो भी एक बूढ़ा है। वो कहता है, चलो शुरू होने से पहले अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो ताकि हम लोग पोजीशन अच्छे से डिवाइड कर सके। मेरा नाम है गो डीसुम और मेरा हंटर के तौर पे काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और मैं एक वॉरियर टाइप हंटर हूँ। मेरी पोजीशन होगी डीलर की। वो लड़का भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है शिन और मैं रिसेंटली ही अवेकन हुआ हूँ। वो लड़की कहती है, और मैं हूँ इसकी बहन निन और मैं डागर्स वगैरह यूज करती हूँ, लेकिन मैं वो चलाना भी सीख रही हूँ। उनका इंट्रोडक्शन सुनकर गो की पूरी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो दोनों के दोनों बंदे बिगिनर्स हैं। वो कहता है, क्या तुम लोग ट्रेनिंग सेंटर गए हो? भाई बहन कहते हैं, हाँ हम लोग एक में गए थे, वो भी 9 महीने के लिए। ये सुनकर गो लोगों से हार ही मान जाता है। देन वो बूढ़े से पूछता है। बूढ़ा कहता है, मेरा नाम है गैंगटे और ये मेरा 5वां साल है। मैं वेपन के तौर पर गॉन्टलेट का यूज करता हूँ। वो सोच रहा होता है, चलो ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन वो इसकी एज के हिसाब से काफी ज्यादा कम है और ऊपर से इसका वेपन गॉन्टलेट है, इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम है। देन वो आखिर में पूछता है लियोन से, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें कोरियन आती है? लियोन कहता है, मैं लड़ता नहीं हूँ। गो कहता है, यार। लियोन कहता है, मैं वो स्वॉर्ड को चिकन को मारने के लिए यूज नहीं कर सकता जो कि ड्रैगन्स को मारने के लिए बनाई गई है। तभी वो जो उनका जज होता है वो बताता है कि लोगों को टेस्ट को पार करने के लिए 50 कोबोल्स मारने पड़ेंगे। कभी कभार फील्ड में नोल तक आ सकता है और अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगी तो लड़ाई में मैं खुद अपना कदम रखूंगा। सो इसीलिए डरना मत और अपनी स्किल का शो भरपूर तरीके से करना। वो सोच रहा होता है कि ये टेस्ट कैसा ही जाएगा क्योंकि मुझे इस बड़े बंदे से कोई भी उम्मीद नहीं है। वो बताता है थोड़ी देर पहले की कहानी। वो लियोन से पूछता है, क्या तुम वेपन नहीं लाए हो? लियोन कुछ भी जवाब नहीं देता। निन कहती है, वैसे तुम मेरा वो एंड एरो यूज कर सकते हो, तुम्हें उनको यूज करना आता है ना? लियोन उसको हाथ में लेते हुए कहता है, तो तुम चाहती हो कि किंग इसको यूज करे? एक नाइट कभी भी दूर से छुप के कायरों की तरीके वार नहीं करता। तभी उसके बो को फेंक देता है और इसी वजह से गो को उससे भी कोई उम्मीद नहीं होती। और अब मुझे पता नहीं, इसका नाम मुझे गो भी अच्छा नहीं लग रहा, सो मैं उसको अब से डीसोंग बुलाऊंगा। हाँ, क्योंकि उसका पूरा नाम है गो डीसोंग। डीसोंग कहता है, तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं तो क्यों न हम लोग उस रास्ते में जाते हैं। सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तभी शिन कहता है, उस डायरेक्शन में एक टायरन है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम लोगों को काफी सारे कोबोल्स मिल जाएंगे। डीसोंग कहता है, हम लोग काफी ज्यादा छोटा ग्रुप है, इसी वजह से हम लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। वो जो कोबोल्स केव्स में रहते हैं हम लोग उनका हंट करेंगे। हम लोग गुफा के मुंह पे पत्तियां जला देंगे जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा धुआं भर जाएगा और कोबोल्स बाहर आ जाएंगे। इसी वजह से हम लोग काफी आसानी के साथ उनको मार सकते हैं। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट वो जानता है कि असलियत में ये कोई भी प्राउड की बात नहीं है क्योंकि मैंने गेट के अंदर घुसने से पहले ही काफी सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए थे जिससे मुझे बहुत ही सारी फाइटिंग टैक्टिक्स पता चली है। लेकिन इस बार मुझे प्रमोटेड होना ही होगा क्योंकि मैं जिंदगी भर के लिए डी रैंक नहीं बना रह सकता। हम लोग देखते हैं शिन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। सामने देखो कोबोल्स। हम लोग देखते हैं वहाँ पे काफी सारे कोबोल्स आ चुके होते हैं और वो लोगों के ऊपर रश कर देते हैं। डीसोंग कहता है, शिन तुम उनके अटैक को अपनी शील्ड से ब्लॉक करो और तभी ये कोबोल्ट शिन की ओर भागते हुए आता है। इसको अपनी शील्ड से ब्लॉक करके भाले से मार देता है। तुम कितने बेवकूफ हो, अगर तुम ऐसे डलाइन में भागते चले आओगे तो तुम्हारा अटैक को ब्लॉक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और वो अपने मजे में पड़ा होता है तभी उसकी बहन उसको कॉल देती है, भाई सामने देखो। हम लोग देखते हैं उसके पास एक कोबोल्ड आ चुका होता है और उसका गार्ड पूरी तरीके से डाउन होता है। तो इसका फायदा उठाकर कोबोल्ड उसके ऊपर झपट्टा मार लेता है और वो उसको खाने वाला होता है, लेकिन डीसोंग उसकी जान बचा लेता है और कोबोल्ड को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। अपने गार्ड को डाउन मत करो। हालांकि
ये काफी ज्यादा वीक है, लेकिन साथ ही साथ ये फास्ट भी है। हम लोग देखते हैं बुढ़े अंकल भी अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे कोबोल्ड्स को घूंसे बजा रहे होते हैं। डी सुंग कहता है हम लोगों ने काफी लोगों को मार दिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ और बचे हैं। जज कहता है सब लोगों ने अच्छा काम किया। शिन कहता है मैंने गलती कर दी, मुझे माफ करिए। डी सुंग उसको मोटिवेट करते हुए कहता है नहीं, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, उसके हिसाब से तुमने अच्छा किया है। और तुमने भी 2 को मारा है और किसी को भी चोट नहीं लगी है। सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडपा की वजह से सब लोगों ने अच्छा काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। डी सुंग लियोन से कहता है जब हम लोग फाइट कर रहे थे तब तुम खाली क्यों खड़े थे? वो लोग जज से कहते हैं ये कुछ भी नहीं कर रहा था, क्या ये चीज ठीक है? जज कहता है कोई बात नहीं, मैं ये चीज लिख लूंगा और इसको ग्रेड भी उसी के हिसाब से दूंगा। देन वो लोग थोड़ा सा शांत होते हैं और केव की ओर बढ़ने लगते हैं। देखो वो आ गए, हम लोग केव पर पहुंच गए। डी सुंग कहता है तो फिर इंतजार किस बात का? मैंने जैसे कहा था वैसे यहाँ पर आग लगा दो। वो लोग बहुत ही सारा भूसा इकट्ठा कर लेते हैं और डी सुंग उस पर आग लगाने वाला होता है। तभी लियोन उसको रोकता है। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये बेस्ट प्लान है? डी सुंग कहता है तुम यहाँ पे अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं चलाए हो, तो इसी वजह से अपना मुंह भी बंद ही रखो। लियोन कहता मैंने जो कहा है मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा, मेरा जवाब दो। डी सुंग कहता है मैं ये मेथड को 3 बार यूज कर चुका हूँ और तीनों ही बार ये मेथड ने काम किया है। लियोन कहता है ओह तो तुम ये सब चीजें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम अपने उस एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट कैसे हो सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो? डी सुंग कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझसे भी ज्यादा यंग हो और मुझसे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो। और वो देखते ही देखते आग को लगा देता है। वो कहता है सब लोग तैयार हो जाओ, कोबोल्ड्स अंदर से आते ही होंगे। सब लोग अपने अपने वेपन के साथ तैयार हो जाते हैं। वो आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं काफी सारे कोबोल्ड्स उनके ऊपर रश कर देते हैं। तभी सारे के सारे लोग देखते ही देखते उन लोगों के ऊपर दूर से वार करने लगते हैं। डी सुंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान अभी तक बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होता है और वो देखते ही देखते कोबोल्ड्स के ऊपर पत्थरों की बारिश कर देता है। क्या मतलब ये लोग कश्मीरी हैं? ओके ये ज्यादा डार्क हो गया। बैक टू वर्क। हम लोग देखते हैं कुछ अजीब होता है जिसकी वजह से डी सुंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसको किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। हम लोग देखते हैं एक पेड़ के ऊपर बहुत ही बड़ा क्रीचर बैठा होता है। डी सुंग कहता है क्या नोल कैप्टन? ये तो इस गेट का बॉस है और उसका रैंक सी से भी ज्यादा है। तभी उसके सामने नोल कैप्टन कूद जाता है और सब लोगों की फटके हाथ में आ जाती है एक्सेप्ट 2 गाइज। एक होता है जज और दूसरा तो आपको पता ही होगा अपना लियोन। इन पूछती है डी सुंग अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? लेकिन यार ये डी सुंग से क्या ही पूछ रही है, उसकी खुद ही हालत खराब है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालता है और एक प्लान बनाने लगता है। शिन और मैं बॉस के ऊपर अटैक करूंगा और निन और ग्रैंडपा बाकी कोबोल्ड्स को संभालेंगे। और वो लोग देखते देखते उसके पास पहुंच जाते हैं। शिन की बॉस को देखकर सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। तभी वो बहुत जोर का दहाड़ भी मारता है जिसकी वजह से इनकी पैंट गीली हो जाती है। क्या हंटर बनेगा रे तू? डी सुंग कहता है शिन अपने आप को संभाल लो, लेकिन शिन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। तभी नॉल उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे बचने के लिए शिन अपनी शील्ड को सामने ले आता है, लेकिन नॉल का अटैक जैसी शील्ड पर लगता है वो दूर जाके गिर जाती है और शिन उसके सामने जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन डी सुंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये जो जज उनके साथ आया है इसने कहा था कि अगर बहुत ही ज्यादा डेंजरस मामला हो जाएगा तो ये भी यहाँ पे कूद देगा, लेकिन वो इस टाइम इतना चुपचाप क्यों खड़ा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिन तो मर जाएगा। डैम इट, मुझे कुछ करना होगा। हम लोग देखते हैं वो हिम्मत जुटा के शिन के ऊपर रश कर देता है और उसके शील्ड को उठा लेता है। तभी नोल कैप्टन शिन के ऊपर अपना अटैक खींच देता है। देन उसका अटैक शिन के कनेक्ट हो जाता है, या हम लोगों को ऐसा लगा था, बट असलियत में डी सुंग ने उसको बचा लिया है। देन वो अपनी पोजीशन होल्ड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नोल कैप्टन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो इसकी शील्ड गिराकर इसको भी निहत्था कर देता है और वापस उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर डी सुंग उसके अटैक से बचने के लिए जल्दी शील्ड उठा लेता है, लेकिन उसको भी पता नहीं होता कि वो सच में उसके अटैक को ब्लॉक कर भी पाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी के सभी लोग ही मर जाएंगे। तभी उसको एक आवाज आती है, तुमने इतना भी बुरा नहीं किया। और ये आवाज होती है लियोन की, जो कि नॉल कैप्टन के अटैक को सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली से ही रोक देता है और कहता है अपने शील्ड को दोबारा उठाओ और इस नॉल का फेस करो। तुम पहले भी तो ये कर चुके हो, है ना? तो दूसरी बार करने में क्या ही दिक्कत है? चलो अब जल्दी से अपनी शील्ड को उठा लो। देन वो नॉल कैप्टन को भी एक ऑर्डर देता है, चलो अब इस बच्चे पे अटैक करो। और अभी डी सुंग के साथ साथ नॉल कैप्टन भी कंफ्यूज होता है, अरे भाई साहब चल क्या रहा है? डी सुंग कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम लोग कौन सी सिचुएशन में हैं? हम लोग खतरे में हैं। लियोन गुस्से में कहता है बड़ों की इज्जत करना सीखो बच्चे, तुम अभी इस टाइम लायन हार्ट के किंग की छत्र छाया में हो और तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। चलो अब अपनी शील्ड को उठाओ और इस बॉस के अटैक को ब्लॉक करो और साथ ही साथ एक काउंटर अटैक भी कर दो। डी सुंग काफी डरते हुए उसको उठा लेता है। बॉस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर अभी पता नहीं कहाँ
से उसकी प्राइड जग जाती है और लियोन की ओर मुड़ के उसके ऊपर दहाड़ने लगता है। लियोन कहता है, तो क्या इस आवारा कुत्ते को मारने की ख्वाहिश है? लियोन की तरह रेस को देखकर बॉस की भी फट जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है। देन वो लियोन की बात मानकर डीसुंग के ऊपर अटैक कर देता है। डीसुंग अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और कहता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी शील्ड बस गिरने ही वाली थी। लियोन कहता है, बेवकूफ, तुम्हारे पास एक शील्ड है तो फिर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके कैसे फाइट कर सकते हो? जो भी अपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके कभी भी हेड ऑन ब्लॉक मत करो, उनके अटैक को डिफ्लेक्ट करो और फिर ओपनिंग का इंतजार करो। तुम सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक को कितनी देर तक ब्लॉक कर सकते हो? तुम्हारा अपोनेंट कोई स्कैरक्रो नहीं है, वो एक लिविंग बीस्ट है, इसीलिए वो तुम्हारे अटैक को लर्न कर सकता है। अपने दिमाग का यूज करो और सोचो। डीसुंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या करना चाहिए। तब लियोन उसके पास आता है और उसके पैरों पे एक लात मार देता है, जिसकी वजह से डीसुंग अपने घुटनों पर आ जाता है और अब उसको पता होता है कि अगर वो इस बार उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो वो पक्का ही मारा जाएगा, इसीलिए वो फोकस करता है। लियोन कहता है, अपने पोटेंशियल को बर्बाद मत जाने दो, उसका यूज करो, मुझे पता है तुम और भी अच्छा कर सकते हो। डीसुंग सोच रहा होता है, क्या पोटेंशियल? मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक डी रैंक का टैलेंटलेस हंटर हूँ, इसके अंदर कोई भी एक्सक्लूसिव स्किल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास अचानक से पोटेंशियल आ जाए। नॉल कैप्टन लगातार उसकी ओर बढ़ रहा होता है। डीसुंग कहता है, हाँ मैं इस बार कर सकता हूँ। तभी नॉल कैप्टन वापस उसके ऊपर एक अटैक करता है। डीसुंग पूरी तरीके से मोटिवेशन से भरा होता है और तभी नॉल कैप्टन का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट होने वाला होता है, पर वो उसके अटैक को अपनी शील्ड से रोक देता है। हालांकि इसकी वजह से उसकी शील्ड भी डैमेज हो जाती है। क्या मैंने उसको ब्लॉक कर लिया? हाँ मैंने कर दिखाया। पर तभी नॉल कैप्टन उसके मुंह पे एक जोरदार पंच धर देता है, जिसकी वजह से डीसुंग ढेर हो जाता है। लियोन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना ध्यान अपोनेंट से मत हटाओ तो भुगतो। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि डीसुंग का ग्रेड अभी भी लेवल अप नहीं हुआ है, वो अभी भी रैंक डी का रैंक डी ही है। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाई जाती है हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग, जिसके अंदर लियोन खड़ा होता है। उससे कोई कहता है, तो क्या तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था? लियोन कहता है, बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे जैसा वॉरियर मर्सनरी हो ही नहीं सकता। वो बंदा कहता है, मैं बिविचिंग मास्क का यूज करके अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है। और हम लोग देखते हैं ये होता है वही बुढ़ा क्योंकि गेट में इसकी टीम के साथ गया होता है, लेकिन असलियत में ये होता है हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ओ कांग्यो। कांग्यो कहता है, तो तुम जिस चीज के लिए वहाँ पे गए थे वो तुम्हें मिल गया क्या? लियोन कहता है, हाँ कुछ। मुझे कम से कम अपने सोल्जर के लिए एक कैंडिडेट मिल गया, और हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे देश को छोड़ के नहीं जाने वाला। कांग्यो कहता है, तुम तो मेरे दिल की बात समझ गए, मैं बस नर्वस था क्योंकि आपकी पावर बहुत ही ज्यादा है। मैं तो आपसे पहले ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, लेकिन जब मैंने वो देखा जो गेट के अंदर हुआ तब मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो हालांकि एक डी रैंक डंजनो थी, लेकिन वो जो वहाँ पर बॉस था वो कम से कम सी रैंक का था और आप तो उसके साथ खिलौनों के तरीके खेल रहे थे। लियोन कहता है, वो जानवर तो मेरे खिलौना बनने के भी लायक नहीं है। कांग्यो कहता है, जो भी हो, अगर आप एक नई गिल्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। मुझे पता है आपने बहुत ही जल्दी ये चीज रियलाइज कर ली होगी कि अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज करनी है तो आपको बहुत ही ज्यादा फेम चाहिए होगा। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है और आजकल फेमस होने के ज्यादा तरीके नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ ही दूरी में क्योंकि रेड गेट बन चुका है, क्योंकि उसमें काफी सारी रेड्स फेल हो चुकी है और ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। उसको पिछले साल से कोई भी बंदा क्लियर नहीं कर पाया है। उसको क्लियर करने के लिए या तो गेट को डिस्ट्रॉय करना होगा या तो ज्वेल ऑफ विजडम को ऑब्टेन करना होगा, लेकिन उसको एक स्पिनर बॉस गार्ड करता है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है वो टाइम जहाँ पे उसी रेड गेट को पहली बार रेड किया जा रहा था और उस गेट का नाम होता है चिंचू गेट। हम लोग देखते हैं उसके अंदर एक प्रोफेशनल की टीम आई होती है। एक बंदा कहता है, हाँ ये तो बिल्कुल साइबरपंक की तरीके है। तभी यूं कहता है, वो बिल्डिंग देख रहे हो ना, हम लोग उसी को अपना बेस बनाएंगे। वो काफी ज्यादा ऊंची है तो हम लोगों को वहाँ से दूर दूर का नजारा मिल जाएगा। देन वो लोग उस बिल्डिंग में ऊपर चले जाते हैं। यूं कहता है, और यूल क्या तुम्हें कुछ दिखा? यूल कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, नहीं यहाँ पर एनपीसी है और नहीं मॉन्स्टर्स। यूं कहता है, अच्छा और जैक स्पिनर का क्या? वो तो यहाँ का बॉस ना। वो कहता है, नहीं वो भी नहीं दिखा। यूं बिल्कुल हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिटी इतनी ज्यादा बड़ी है और उसके बाद भी यहाँ पे नहीं लोग हैं और नहीं मॉन्स्टर्स। चलो अच्छी बात है, कम से कम हम लोगों को एक पूरी आर्मी से नहीं भिड़ना होगा। गिल्ड मेंबर्स अटेंशन, हम लोग एक गेट में हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों के पास इस बॉस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस पूरे एरिया को अच्छे से देखो और हम लोगों को उसके बाद। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, एक एनर्जी बीम उसके चिथड़े उड़ा देती है। उसके टीम मेंबर्स ये देखकर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देन वो थोड़ा बहुत रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन कैसे
जैसी है और वो कवर ढूंढने लगते हैं। उनके पास एक मशीन, एक ड्रोन भी आ जाता है जो कि उनके ऊपर काफी सारे रॉकेट्स को फायर कर देता है। वो लोग किसी तरीके से उन एक्सप्लोजन से बचते हैं। एक बंदा सोच रहा होता है आंसू और युंग एरैंकर थे हैं, लेकिन वो भी टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाए। आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, और उसी के साथ वो भी मर जाता है। उसके टीम मेंबर्स कह रहे होते हैं नहीं, हम लोग ऐसी जगह पर नहीं मर सकते। आर्चर कहती है वॉज गिल्ड मास्टर, मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ रेत है, लेकिन फिर भी मुझे 3 o'clock में ओपनिंग दिख रही है। वॉज गिल्ड मास्टर कहता है ठीक है, अब हम लोग वापस जाएंगे, जल्दी सब लोग बाहर चलो, ये बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है। सब लोग पोर्टल की ओर भागने लगते हैं। आर्चर कहती है वॉज गिल्ड मास्टर की डेड बॉडी का क्या? वॉज गिल्ड मास्टर कहता है यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है, हम लोग जब यहाँ पे वापस आएंगे तब उनकी बॉडी को अपने साथ ले जाएंगे। हैरी आगे जाओ और एग्जिट को चेक करो। वो आगे जाने लगती है और कहती है एग्जिट पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा है और मुझे यहाँ पे किसी की भी प्रेजेंस सेंस नहीं हुई है, तो ये एग्जिट सेफ है। देन वो भागते भागते एग्जिट के बाहर पहुंच जाती है, पर तभी कुछ होता है जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर जम जाती है। वो रियलाइज करती है कि उसके गले पे कुछ स्ट्रिंग जैसा है और तभी हम लोग देखते हैं उसकी चारों तरफ एनर्जी की इनविजिबल स्ट्रिंग्स होती है जो कि उसके आने के साथ ही ट्रिगर हो जाती है। गिल्ड मास्टर उसकी मौत को देखकर चौंक जाता है। हैरी नहीं, और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है पूरे शहर का सीन और स्ट्रिंग्स सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में ही नहीं होती बल्कि पूरी शहर में फैली होती है। वॉज गिल्ड मास्टर कहता है आखिर उसने ये सब कैसे किया और कब किया? जल्दी हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। अपने वेपन में माना का यूज करो और इन वायर्स को काट दो क्योंकि ये नॉर्मल है। और वो लोग ऐसे ही करने लगते हैं। वॉज गिल्ड मास्टर सोच रहा होता है आखिर ये सब कर कौन रहा है? क्या ये सब एक ही एनिमी का काम है और वो कितनी देर से हम लोगों पर नजर रख रहा है? हम लोग देखते हैं आसमान की ऊंचाइयों में कोई होता है और उन सभी लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है। ये होता है वही ड्रोन या फिर शायद से यहाँ का बॉस जैक स्पिनर। उसका स्ट्रक्चर स्पाइडर लाइक होता है, इसी की वजह से वो स्ट्रिंग भी छोड़ रहा होता है बिल्कुल स्पाइडर्स की तरह। वो काफी तेजी के साथ स्ट्रिंग को फेंकता है। वो स्ट्रिंग वॉज गिल्ड मास्टर की ओर जाती है और तभी काफी सारी स्ट्रिंग्स आकर उसके आसपास तबाही मचा देती है। तभी गिल्ड मास्टर की आंखें खुलती है और उसको देखता है कि उसके अलावा यहाँ पे सब के सब लोग ही मर गए हैं और वो भी बिल्कुल सही सलामत नहीं होता। उसका पूरा पूरा एक हाथ कट चुका होता है। वो चिल्लाता है अपने आप को सामने लाओ हरामखोर के पिल्ले। तभी वो स्पाइडर उसके सामने आती है। वो कहता है क्या एक रोबोट? ये तुम हो? तुम जैक स्पिनर हो, है ना? तब हम लोगों को स्पिनर की मेमोरी शो होती है जिसमें एक साइंटिस्ट उसके पास खड़ी होती है और उसके लेग को पकड़ते हुए कहती है अगर तुम्हारे पास ये होगा तो तुम्हें लड़ाई के लिए एमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इंडिकेट कर रही होती है वेब शूटर्स के लिए। हम लोग देखते हैं वो जो वॉज गिल्ड मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी स्पिनर वेब्स निकालता है और अपनी वेब का यूज करके गिल्ड मास्टर के चिथड़े उड़ा देता है क्योंकि उसको इसके क्रिएटर ने एक कमांड दिया था कि वो इस सिटी को प्रोटेक्ट करे। देखो यार, एक्चुअली में इस मनवा में जो भी गेट्स होते हैं वो एक अलग डिमेंशन नहीं होते जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं जैसे बाकी मनवा में होता है, बल्कि ये उससे काफी ज्यादा अलग है क्योंकि ये सारे के सारे गेट्स अर्थ के अल्टरनेटिव रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ पर और रेड्स आती है लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आता है। उनमें से कोई भी इंसान वापस नहीं आ पाता। देन आता है प्रेजेंट टाइम जहाँ पर उसी गेट में एक नई रेड टीम आई होती है। एक बंदे के पास हैमर होता है। वो कहता है यहाँ का वेदर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था, बिल्कुल घटिया। एक लड़की कहती है हम लोगों को सिटी में भी एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग जितना भी इस गेट में डीप जाते रहेंगे जैक स्पिनर के अपीयर होने का चांस उतना ही बढ़ता जाएगा। वो जो रेड टीम का लीडर होता है वो कहता है तो जैसा कि हम लोगों ने एग्री किया था वो सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग होंगे जो कि ज्वेल ऑफ विजडम को ऑब्टेन करेंगे और वो जो बाकी का रिवॉर्ड होगा वो तुम्हारी गिल्ड को दे दिया जाएगा जो कि होगा 60 बिलियन वोन का। सभी भी गेट के लोग खुश हो जाते हैं। हम लोगों को बताया जाता है कि इस गेट के अंदर कौन कौन जाएगा। इस गेट के अंदर जा रहे हैं कोरिया के टॉप 10 गिल्ड्स में से एक गोल्डन लायन का गिल्ड मास्टर यंग चोमचोल और वॉज गिल्ड मास्टर यंगयोन और उनकी ही गिल्ड के 47 अलग मेंबर्स। वो जो गिल्ड मास्टर यंग है वो एक एस रैंकर है और योना है एक ए रैंकर और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ में 48 मेज भी जाएंगे जिनको लीड करेगा गिल्ड का डीसोम जो कि नियरली सी रैंकर है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हान हैरी, जिसको तो आप लोग अच्छे से ही जानते हैं, वो एक ए रैंकर है। उसके बावजूद वो लियोन को चाय पिला रही होती है। लियोन कहता है क्या बात है, ये चाय इतनी भी बुरी नहीं है, वैसे इसको कहते क्या है मैं तो भूल ही गया। वो बताती है इसको कहते हैं बार्ले टी। और हाँ, लियोन भी इस रेड में हिस्सा लेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब बात हद से ज्यादा बिगड़ जाएगी। वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। चारों ही तरफ रेत का तूफान आ रहा होता है। सारे रेडर्स ने अपना बेस कैंप भी बना लिया होता है। निन कहती है मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही है, जो कि उतनी भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये होगा कि मेजेस्टी को अपना कदम जंग में नहीं रखना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको फेम कैसे मिलेगा। लियोन कहता है हाँ ये बेस्ट चीज है
है जो कि हो सकती है। हैरी कहती है आपका मतलब क्या है? लियोन कहता है देखो, अगर किसी वॉर में लायन हार्ट के किंग को अपना कदम नहीं रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की सिचुएशन इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ये किंगडम के अंदर किंग के कर्तव्य क्या होते हैं? हैरी कहती है शासन करना। लियोन कहता है वो तो होता ही है, लेकिन ये काम तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ उसको छोड़कर जो कि घमंडी हो। हैरी कहती है तो क्या आपका मतलब यह है कि किंग ऑफ नाइट्स की ड्यूटी? हाँ, अब मैं समझ गई। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जितने भी बार वॉर में इसने अपना कदम रखा है, सिचुएशन बद से बदतर थी। लियोन कहता है हाँ, अब तुम पॉइंट पे आ रही हो। किंग ऑफ लायन हार्ट की ड्यूटी होती है, लेकिन जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे कई बार तुम कमजोर की जगह पर अपना कदम रखना पड़ा। मैं अपने वफादार नाइट्स के ऑनर को मिस करता हूँ। हैरी कहती है लेकिन इस रेड टीम में एस रैंकर है और एक नियरली एस रैंकर मेज भी, सो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन हमारी मुट्ठी में रहेगी। लियोन कहता है तुम लोग इनको हंटर कहते हो। हाँ, मैं ये चीज एडमिट करता हूँ कि ऑर्डिनरी ह्यूमन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनको असली जंग के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम लोग एनिमी से 3 बार लड़ चुके हो, जिसकी वजह से उसके बारे में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और उसके बावजूद तुम इसको एक रेड कहते हो। तुम पहले एक मॉन्स्टर के पैटर्न को एनालाइज करते हो और उसके बाद उसी के हिसाब से रिस्पांस करते हो। कितना बेतुका है। जो कि असली जर्नल होता है उसको इस चीज का अच्छे से अंदाजा होता है कि उसको कैसे सिचुएशन के हिसाब से कैसे रिस्पांस करना चाहिए। वो कभी भी किसी फाइट में पैटर्न्स को नहीं ढूंढता, और मैंने तुम लोगों से जितना भी उसके बारे में सुना है तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जैक स्पिनर एक काफी टैलेंटेड वॉरियर है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में लियोन खुद ही उससे लड़ेगा। आज का एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।